हेलो एवरीवन। अब हम नॉन टैरिफ बैरियर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने जो टॉपिक किया था उसके अंदर हमने जो प्रशुल्क था यानी टैरिफ बैरियर थे उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम संरक्षण के बारे में जानते हैं। कोई भी देश जो होता है अपने उद्योगों के संरक्षण के लिए, अपने राष्ट्रीय हितों के लिए जब विदेशों से आने वाली वस्तुओं के और सेवाओं के ऊपर जो रोक लगाने की कोशिश करता है, यानी आयात को प्रभावित करने की कोशिश करता है, आयात को कम करता है, आयात को रोक देता है, तो उस नीति को हम जो संरक्षण कहते हैं। तो संरक्षण जो होता है उसके अंतर्गत विदेशी आयात के ऊपर जो रोक लगाई जाती है। ये रोक पूर्णतः भी हो सकती है, आंशिक भी हो सकती है। और संरक्षण की जो विधियाँ हैं वो दो प्रकार की है, यानी एक देश जो है वो आयात को दो तरीकों से रोक सकता है। पहला प्रशुल्क अवरोध यानी टैरिफ बैरियर, और दूसरा है गैर प्रशुल्क अवरोध यानी नॉन टैरिफ बैरियर। तो इससे पहले हम टैरिफ बैरियर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम जो है नॉन टैरिफ बैरियर यानी गैर प्रशुल्क अवरोधों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि गैर प्रशुल्क अवरोध होते क्या है। प्रशुल्क अवरोध के अंदर हम क्या करते हैं कि जो आयात होता है उस आयात की कीमत को बढ़ाया जाता है जानबूझ करके, लेकिन जो गैर प्रशुल्क अवरोध होते हैं उसके अंतर्गत जो है आयात को तो कम किया जाता है या आयात को जो रोका जाता है, लेकिन ऐसा जो है आयात कीमत में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि किए बिना किया जाता है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जब आयात की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि किए बिना आयात को नियंत्रित करने के उपाय अपनाए जाते हैं, तो उसको हम जो है गैर प्रशुल्क अवरोध कहते हैं। तो इस प्रकार जो प्रशुल्क को छोड़ करके सभी जो उपाय आयात को नियंत्रित करने के लिए अपनाए जाते हैं वो सारे के सारे जो है गैर प्रशुल्क अवरोध के अंतर्गत आते हैं। तो गैर प्रशुल्क अवरोध जो होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। तो अब हम जो है इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आयात पर प्रतिबंध। इसके अंतर्गत जो देश संरक्षण की नीति को अपनाता है वो दूसरे देशों से होने वाले आयात को पूरी तरह से रोक देता है, यानी विदेशों से उस देश के अंदर कोई भी सामान है वो नहीं आता। लेकिन जब इस उपाय का प्रयोग किया जाता है तो उसके जो दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। कौन कौन से दुष्परिणाम हो सकते हैं वो ये देखिए कि मान लीजिए कि ए देश है, ए देश ने जो है आयात के ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। तो कुछ ऐसे देश होते हैं जैसे मान लीजिए बी, सी और डी देश है, वो ए से आयात कर रहे थे, तो उस आयात से जो है वो बौखला करके ये देश जो है प्रतिकारक प्रतिबंध लगाना शुरू कर देते। यानी बी देश है वो ए से आयात नहीं करेगा, सी देश है वो भी ए से आयात नहीं करेगा, डी देश है वो भी ए से आयात नहीं करेगा। तो इस प्रकार से ये जो आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की नीति अपनाई जाती है, इससे विभिन्न देशों के बीच में जो है संघर्ष पैदा हो जाते हैं और जो है कई बार जो है लड़ाई झगड़े का कारण भी बनते हैं। इसलिए ये जो उपाय है यानी आयात पर प्रतिबंध लगाना, इसका बहुत ही कम प्रयोग किया जाता है, रेयरली जो इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है राजकीय व्यापार। राजकीय व्यापार की नीति के अंदर जैसा कि नाम से पता चल रहा है, राजकीय का मतलब इसके अंदर सरकार जो व्यापार को नियंत्रित करेगी। तो इसके अंतर्गत जो है वो एक देश की सरकार विदेशी व्यापार को अपने हाथ में ले लेती है। यानी अब से अगर इंपोर्ट होगा तो सरकार करेगी, अगर एक्सपोर्ट होगा तो वो भी सरकार करेगी। तो ऐसी अवस्था के अंदर एक देश की सरकार केवल उतना ही आयात करती है जितना उसके लिए अति आवश्यक होता है। तो ऐसे में सरकार जिन उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना चाहती है, सपोज की सरकार जो है चाय उद्योग को संरक्षण प्रदान करना चाहती है, तो सरकार जो है विदेशों से आयात होने वाले जो चाय है उसके ऊपर प्रतिबंध लगा देगी या उस आयात को कम कर देगी। तो जिस भी उद्योग को सरकार संरक्षण देना चाहती है उससे संबंधित जो तैयार उत्पाद होते हैं, कच्चा माल उससे संबंधित लिया जा सकता है क्योंकि वो अपने देश में तैयार करेंगे उसको, उससे उस देश के उद्योग धंधे फलीभूत होंगे। लेकिन जो बनी बनाई वस्तुएं हैं, तैयार माल है, उन वस्तुओं के आयात को जो है सरकार नियंत्रित करती है। वित्तीय सहायता ये इम्पोर्टेंट है और इस तरीके का प्रयोग जो है काफ़ी अधिक मात्रा में किया जाता है। तो इसके अंतर्गत सरकार जो क्या करती है, विदेशी जो आयात होता है उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाती। अब देश के उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना है। मान लीजिए कि एक देश के अंदर जो है एक वस्तु की जो लागत आती है वो 10 रुपये आती है,
और विदेशों से जो आयात हो रहा है वो 8 रुपये में जो है आयात किया जा रहा है। तो ऐसे में विदेशी आयात है जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि लोगों को विदेशों से जो वस्तु अपने देश में आ रही है वो वस्तु उनको सस्ती लगती है 2 रुपये। तो ऐसे में सरकार क्या करेगी कि सरकार जो है घरेलू उद्योग को 2 रुपये की सब्सिडी देगी। अब उनको कहेगी कि भाई अब आप 8 रुपये में बेचिए, 8 रुपये में बेचती थी, इनको 2 रुपये का नुकसान होता है, लेकिन ये 2 रुपये की जो सब्सिडी है वो सरकार की तरफ से उनको दी जाती है। तो इस प्रकार से कई बार जो होता है ये कीमत बराबर की जाती है और कई बार कीमत इससे कम भी कर दी जाती है। सपोज कि 3 रुपये सब्सिडी दे दी, तो अब विदेशी आयात के ऊपर रोक लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे देश के अंदर विदेशों से जो वस्तु 8 रुपये में आ रही थी अब वो अपने देश के अंदर वस्तु 7 रुपये में मिल रही है। तो इससे जो है ऑटोमेटिकली जो है आयात है वो कम हो जाएगा। तो ये जो वित्तीय सहायता वाला तरीका होता है ये काफ़ी लोकप्रिय तरीका भी है और इसका जो है प्रयोग बहुत सारी सरकारें करती भी है। नेक्स्ट है कोटा प्रणाली। कोटा प्रणाली भी एक इम्पोर्टेंट जो है टूल है जिसका प्रयोग गैर प्रशुल्क के रूप में किया जाता है। तो कोटा प्रणाली के अंतर्गत जो होता है किसी भी वस्तु की मात्रा को निश्चित किया जाता है। जैसे अपने ये राशन के डिपो है या कोटा जिसको बोलते हैं, वो प्रत्येक परिवार के लिए राशन की मात्रा निश्चित कर देते हैं, उससे अधिक मात्रा में वो राशन उनको नहीं देते। तो जब हम विदेशी व्यापार के अंतर्गत कोटा शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसके अंतर्गत जो होता है एक देश जो होता है आयात की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा को निश्चित कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि भारत जो है वो अमेरिका से मक्की मंगवा रहा है। अब पहले भारत ने कोई प्रतिबंध नहीं लगा रखे थे, अब भारत क्या करेगा, भारत जो ये निश्चित कर देगा कि अपने देश में मक्की का उद्योग जो विकसित होना चाहिए, इसलिए कहेगा कि एक साल के अंदर जो 1 मीट्रिक टन ही 100 मीट्रिक टन ही जो वो मक्की का आयात किया जा सकता है। तो ऐसे में जो मात्रा निश्चित कर दी जाती है आयात की, उससे अधिक जो मात्रा में आयात नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए भी सरकार 2 तरीके अपना सकती है। कई बार जो ये पीरियड फिक्स कर दिया जाता है कि 1 साल के अंदर ये आयात किया जाना है, वो 1 साल में आप कभी भी कर सकते हो, पहले दिन कर सकते हो, धीरे धीरे भी आयात कर सकते हो। कई बार जो पर मंथ जो है ये या जो है किसी भी एक विशेष अवधि के आधार पर ये मात्रा निश्चित कर दी जाती है, तो उस अवधि के अनुसार जो है वो कोटा की मात्रा का आयात किया जाता है। और ये जो कोटा प्रणाली है इसका काफ़ी अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है, ये भी एक लोकप्रिय प्रणाली है। तो इसके अंतर्गत जो है 2 तरीके अपनाए जाते हैं। एक तो विभाजन कोटा। विभाजन कोटे के अंतर्गत होता है कि भी एक देश की सरकार जो होती है देशों से मात्रा निश्चित कर दी जाती है। मान लीजिए 3 देश है, इससे कहेंगे इससे 10 वस्तुओं का आयात करना है, इससे 3 वस्तुओं का, इससे भी 10 वस्तुओं का आयात करना है। तो ऐसे में जो होता है देशों के हिसाब से कोटे को विभाजित कर दिया जाता है कि किस किस देश से कितनी कितनी मात्रा के अंदर आयात किया जाना है। और दूसरा होता है विश्वव्यापी कोटा। तो विश्वव्यापी कोटे के अंतर्गत ये होता है कि पूरे विश्व के का कोटा फिक्स कर दिया जाता है। जैसे ये कहा कि भी हम 100 वस्तुएं 1 साल में आयात करेंगे, वो किसी भी देश से आयात की जाती है, इसके अंदर देशों का कोई प्रतिबंध नहीं होता। नेक्स्ट है अवमूल्यन। अवमूल्यन के अंतर्गत जो होता है एक देश की सरकार जो है जानबूझ करके अपनी मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में कम कर देती है। जैसे मान लीजिए पहले जो है $1 जो है 70 रुपये का था, अब भारत ने जो है अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया तो $1 जो है वो 75 रुपये का मिलने लगता है। इसका मतलब भारतीय मुद्रा जो है वो सस्ती हो गई विदेशी मुद्रा की तुलना में, क्योंकि पहले हमें $1 खरीदने के लिए 70 रुपये खर्च करने पड़ते थे, अब 75 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो इससे हम जो आयात करते हैं, पहले मान लीजिए हम $1 की वस्तु का आयात करें तो 70 रुपये लग रहे थे, अब उसी $1 की वस्तु का आयात करने के लिए हमें 75 रुपये वहन करने पड़ेंगे। तो इसके कारण आयात महंगा हो जाता है और आयात महंगा होने की वजह से आयात के अंदर कमी आती है। और जब एक देश के अंदर आयात में कमी आएगी, आयात महंगा होगा, तो स्थानापन्न वस्तुओं का उत्पादन उसी देश में होने लगता है और उस देश के अंदर उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। और दूसरा इसका ये भी बेनिफिट होता है अवमूल्यन से कि अवमूल्यन के द्वारा निर्यात जो होते हैं वो सस्ते हो जाते हैं। अवमूल्यन से निर्यात सस्ते होने के कारण जो निर्यात के अंदर वृद्धि होती है और आयात जो इसमें कम होता है। तो अवमूल्यन भी जो है वो एक महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन कई बार जो होता है अवमूल्यन का प्रयोग करने से आपस में प्रत्येक देश जो होता है अपनी अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करने लगता है, जिससे अवमूल्यन का तो उद्देश्य पूरा नहीं होता, लेकिन सभी देशों को नुकसान होने लगता है। नेक्स्ट है विनिमय नियंत्रण। विनिमय नियंत्रण का मतलब है कि जब भी हम आयात करते हैं दूसरे देशों से,
तो उसके लिए हमें जो है विदेशी मुद्रा की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम अमेरिका से आयात कर रहे हैं तो हमें डॉलर की आवश्यकता पड़ेगी, अगर हम चीन से आयात करते हो तो हमें युआन की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये जो विदेशी मुद्रा का भंडार होता है ये सरकार के नियंत्रण में होता है, तो इसके लिए अंतर्गत जो है वो सरकार केवल उसी आयात के लिए विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाती है जो देश के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। और जिन उद्योगों को सरकार जो है आयात संरक्षण देना चाहती है, उन उद्योगों से संबंधित वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर सरकार जो है रोक लगाना चाहती है या उनके आयात को कम करना चाहती है, तो उनके लिए विदेशी मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित कर लेती है। नियंत्रित करने का मतलब है कि अब जिस आयात को सरकार रोकना चाहती है उस वस्तु का आयात करने के लिए सरकार विदेशी मुद्रा उपलब्ध नहीं करवाती, और अगर आयात को कम करना चाहती है तो सरकार उस वस्तु के आयात के लिए मुद्रा की जो है कम मात्रा जारी करेगी। तो इस प्रकार से सरकार जो है विदेशी विनिमय को नियंत्रित करके भी आयात को नियंत्रित कर सकती है। आगे वैधानिक निषेध। वैधानिक निषेध का मतलब होता है कि इस कोई भी जो सरकार होती है वो जिन वस्तुओं के आयात को नियंत्रित करना चाहती है उसके संबंध में जो है नियम बना देती है, और नियम बना करके जो है उसकी मात्रा निश्चित कर दी जाती है कि किस वस्तु का आयात आपको रोकना है, किस वस्तु का आयात आपको कम करना है। तो इस तरीके को हम जो है वैधानिक निषेध कहते हैं। तो इसके लिए सरकार जो है विशेष रूप से नियम बनाती है और उन नियमों के अंतर्गत जो है आयात को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट है वैध मूलक परिवहन दरें। इसके अंतर्गत सरकार जिन वस्तुओं का आयात कम करना चाहती है उन वस्तुओं के ऊपर जो परिवहन की दर होती है वो ज़्यादा कर दी जाती है। जैसे मान लीजिए कि सरकार जो है पेंसिल का आयात कम करना चाहती है। अब पहले अगर हम जिस भी देश से हम पेंसिल मंगवा रहे थे तो एक बार का जो किराया था वो 100 करोड़ था। अब अगर सरकार इन पेंसिलों का आयात कम करना चाहती है तो सरकार जो क्या करेगी, जिन वस्तुओं का आयात कम करना चाहती है उसके लिए जो किराए की दर है वो बढ़ा दी। अब सरकार कहेगी कि भी आपको उन्हीं वस्तुओं का किराया जो है वो 150 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। अब जब किराया महंगा हो गया तो उसके कारण आयात भी महंगा होगा, और जब आयात महंगा होगा तो उसकी वजह से जो आयात में कमी भी आएगी। लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है, और लिमिटेशन ये है कि ये जो किराए भाड़े की जो भेदमूलक दरें हैं वो वही देश अपना सकता है जिस देश के पास अपने खुद के माल वाहक साधन होते हैं, क्योंकि खुद के वाहन के जो किराए वही हम नियंत्रित कर सकते हैं। हम अमेरिका के जहाज का किराया नियंत्रित नहीं कर सकते, हम पाकिस्तान के जहाज का किराया नियंत्रित नहीं कर सकते, हम चाइना के जहाज का किराया नियंत्रित नहीं कर सकते। तो भेदमूलक परिवहन दरों के अंतर्गत जिन वस्तुओं को आयात कम किया जाना है उनके लिए किराए भाड़े की दरें जो बढ़ा दी जाती है। नेक्स्ट है द्विपक्षीय समझौते। इसमें दो देश जो है आपस में आयात और निर्यात करों को लेकर के समझौते कर लेते हैं। अब दो देशों ने समझौता कर लिया तो आपस के अंदर वो देश जो है आयात और निर्यात करों में कमी कर देते हैं, जिससे एक देश के व्यापार के अंदर वृद्धि होती है और साथ ही देशी उद्योगों को भी बढ़ावा मिलता है। देशी उद्योगों को बढ़ावा इसलिए मिलता है कि ए और बी देश है, इसने कहा कि भी मैं आपसे जो है आयात कर लूँगा, इम्पोर्ट ज़्यादा करूँगा, बदले में आपको जो है मेरी वस्तुओं का भी इम्पोर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इससे बी देश के अंदर जो उद्योग धंधे भी विकसित होंगे और ए देश के अंदर उद्योग धंधे वो भी विकसित होंगे। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो समझौते और व्यापारिक समझौते होते हैं उन व्यापारिक समझौतों के अंतर्गत भी दूसरे देशों से आयात को जो कम कर दिया जाता है, क्योंकि इसके आयात के ऊपर जो है छूट दी गई है ए देश से, बी देश के आयात के ऊपर जो कर थे उसमें जो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की गई है। तो इस तरीके से भी जो है वो आयात को नियंत्रित किया जा सकता है। आगे स्वास्थ्य परक प्रतिबंध। संरक्षण देने के लिए कई बार आयात की जाने वाली वस्तुओं को विशेष रूप से रोग मुक्त किया जाता है कि हो सकता है रास्ते में वस्तुएं आ रही हो उनके ऊपर कोई कीटाणु वगैरह वायरस वगैरह आ गए हों या उनके अंदर जो किसी प्रकार के रोग पनपने की संभावना होती है, तो पहले उनको जो रोग मुक्त किया जाता है। तो जब रोग मुक्त किया जाता है तो उसके ऊपर जो विशेष प्रकार के रसायनों का छिड़काव किया जाता है, कोई और ट्रीटमेंट किया जाता है, तो उसकी वजह से जो उसकी कीमत बढ़ जाती है क्योंकि ट्रीटमेंट की कॉस्ट होगी, और जिसके कारण जो होता है स्वदेशी उद्योगों को संरक्षण मिलेगा, क्योंकि स्वदेशी उद्योगों के ऊपर तो ऐसी कोई क्रिया नहीं की गई है, केवल विदेशी आयात के ऊपर रोक लगाने के उद्देश्य से या उसको कम करने के उद्देश्य से इस प्रकार की नीति अपनाई जाती है। और कई बार जो है स्वास्थ्य की आड़ लेकर के जो है आयात के ऊपर प्रतिबंध भी लगा दिए जाते हैं कि विदेशों से कोई विशेष प्रकार के खाने का सामान आ रहा है, ये कहा जाता है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसकी जो जब प्रोडक्शन किया गया है तो स्वास्थ्य के जो मानक थे उनका ध्यान नहीं रखा गया है, इसकी पैकिंग सही नहीं है,
इसी प्रकार से ये जो खराब क्वालिटी का है, तो अनेक प्रकार के इस प्रकार के जो बहाने बना करके भी या कई बार रियलिटी भी होती है, तो उसके कारण भी जो है आयात के ऊपर जो रोक लगा दी जाती है। मानवाधिकारों की आड़ में प्रतिबंध। कुछ देश जो होते हैं इस आधार पर भी आयात पर प्रतिबंध लगा देते हैं कि आयात की जाने वाली वस्तु है, जब उसका प्रोडक्शन किया गया तो उसके अंदर जो मानवीय अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। मानवीय अधिकारों का उल्लंघन होने का मतलब क्या है? उस वस्तु का उत्पादन किया गया, हो सकता है कि 14 साल से छोटे बच्चों से वहाँ लेबर करवाई गई हो, जो कि मानवाधिकार के नियमों का उल्लंघन है। हो सकता है कि वहाँ पर जब लोगों को काम पर लगाया गया हो तो जितने निर्धारित घंटे हैं उससे ज़्यादा उनसे काम लिया गया हो। वहाँ पर लोगों को काम करने के लिए जैसी परिस्थितियाँ चाहिए मानवाधिकारों के अनुसार वैसी परिस्थितियाँ नहीं है, तो इन सब कारणों की वजह से जो है मानवाधिकार के आधार पर भी जो है प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। नेक्स्ट, लाइसेंस प्रणाली। इसके अंतर्गत जो होता है जिन वस्तुओं का आयात कम करना होता है उसके लिए सरकार ने अगर पहले बहुत अधिक मात्रा में लाइसेंस जारी कर रखे हैं तो लाइसेंसों को रद्द कर दिए जाते हैं, और फिर कुछ लोग को नए सिरे से लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं। अब जो सरकार ने एक बार लाइसेंस के माध्यम से आयात करवाना शुरू कर दिया तो सरकार का जो है उस आयात पर नियंत्रण हो जाएगा। सरकार अगर अधिक मात्रा में आयात करना चाहती है तो सरकार अधिक मात्रा में लाइसेंस इश्यू करेगी। अगर सरकार कम मात्रा में आयात करना चाहती है तो सरकार जो कम मात्रा में लाइसेंस इश्यू करेगी। तो इस प्रकार से ये भी जो एक तरीका होता है जिसके अंतर्गत जो सरकार जो आसानी से आयात को नियंत्रित कर सकती है। तो ये जो कुछ जो मुख्य तरीके थे जो गैर प्रशुल्कीय अवरोधों के अंतर्गत आते हैं, जिसके अंतर्गत जो है एक देश की सरकार जो होती है आयात को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जो है इनको अपना सकती है। तो कई बार ये भी होता है कि भी कौन सा तरीका फिर इनमें से जो है अपनाना चाहिए। तो वैसे देखा जाए तो ये जो सभी तरीके हैं इन सभी के कुछ गुण कुछ अवगुण है, लेकिन मुख्य रूप से जिन तरीकों का प्रयोग किया जाता है उसमें एक तो अभी अपन ने डिस्कस किया लाइसेंस है, दूसरा जो होता है वो वित्तीय सहायता होती है, और तीसरा जो होता है टैरिफ होता है, और जो एक और तरीका होता है वो होता है कोटा। तो मुख्य रूप से जो सभी सरकारें हैं वो इन चार उपायों का ही प्रयोग करती है। वो कोटा प्रणाली अपनाती है, वो लाइसेंस प्रणाली अपनाती है, वो वित्तीय सहायता की प्रणाली अपनाती है, और वो टैरिफ का प्रयोग भी खूब करती है एक देश के आयात को नियंत्रित करने के लिए। तो इस प्रकार से ये जो मुख्य तरीके, अगर कोई ये पूछा जाए कि भी कौन सा तरीका बढ़िया है, तो इसके अंतर्गत जो है सभी के अपने कुछ गुण है कुछ अवगुण है, लेकिन फिर भी जो लोकप्रिय तरीके हैं जिनका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है वो कोटा प्रणाली है, वो टैरिफ है, वो लाइसेंस प्रणाली है, और वो वित्तीय सहायता प्रणाली है। इसी के साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।